चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये फिर से एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले भी दो क्वेश्चन हम लोग, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से और एक सिंपल इंटरेस्ट से इसी साल 2022 में पूछा जा चुका है, वो हमने कवर किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको उसमें फार्मूला वगैरह सब समझा भी दिया था कैसे करना था। तो फिर से क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है ए और पी के बीच में, वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। उसमें ए क्या था, ए वो अमाउंट था जो हो जाता है बेसिकली। पी हमारा जो अमाउंट है जिसको हम सपोज कीजिए बैंक में जमा कर रहे हैं जिस अमाउंट को, तो और जो कुछ इंटरेस्ट और कुछ साल के बाद वो अमाउंट जो निकल के आएगा वो हमारा ए हो जाएगा, और जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा वो हमारा पी है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है कि हम कितने सालों के लिए जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एक और बात आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो क्या करना है। ये फार्मूला आपको बेसिकली सिर्फ एक ही याद रखना है, ठीक है। अब बस इसी फार्मूले को याद रख के बाकी चीज़ को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि रेट को आपको क्या करना है, आधा करना है। तो ये फार्मूला जो आपका चेंज होने वाला है, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस रेट को मैंने बताया था आधा करना है, हाफ करना है, तो रेट हो जाएगा आर बाई 2, दैट इज ये नीचे 200 हो जाएगा, और टाइम को डबल करना है, ठीक है, 2n हो जाएगा। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। पी क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। याद रहे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपका जो अमाउंट निकलेगा और जो आपका मूल अमाउंट था, बेस अमाउंट था, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो मेनली मुझे अभी ए निकालना है। तो पी कितना दिया हुआ है आपका, 16,000 दिया हुआ है, ठीक है, और 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम। उसके बाद ये आपका 200 हो गया, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे हमारा फार्मूला 2n, और n हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर बेसिकली कितना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 2 + 2 + 1 3/2 है ना। तो 2 इंटू 3/2 करेंगे आप, और ये 2 कट जाएगा, और ये भी काट सकते हैं आप। तो बेसिकली आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 1600 इंटू ये 20 + 1 21 बाई 20, और इस पे पावर 3 हो जाएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 16,000 है ना, यहाँ पे 100 लिख देते हैं, 16,000। तो ये 16,000 इंटू, देखिए 21 को आपको पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से नीचे भी 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको इजीली कट जाएगा, 3 0 है नीचे, ये 3 0 आपको कट जाएगा। 2 2 4 4 2 8, और 8 2 16। अब देखिए 21 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441। फिर 441 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको 25 तक का जो है स्क्वायर जो है वो याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो उससे आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक, एटलीस्ट 25 तक। तो ये आपका, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18,522। और आपको निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, आपको ए आपने निकाला है 18,522 माइनस पी कर देंगे, दैट इज आपका 16,000 जो आपको दिया हुआ था। इसको माइनस करेंगे तो 18,000 से 16,000 जाएगा, तो ये होगा 2,522 रुपीज़। दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लें वीडियो। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका, y + a इंटू y - b इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फैक्टराइजेशन का ही एक पार्ट है, एक्सपेंशन बेसिकली, उससे क्वेश्चन है ये। आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, दैट इज आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, y + a इंटू y - b। देखिए चूंकि ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर y को कॉमन निकाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद y को कॉमन निकाला है, तो उसमें क्या होगा कि आपका हो सकता है कि आपने जो मल्टीप्लाई किया हो, लकीली आपका वो ऑप्शन एक बार में ही आ जाए,
बाई चांस आपको अगर नहीं आता है तो आपको माइनस माइनस को एडजस्ट करके, हो सकता है कि आपका b माइनस ए आ रहा हो या a माइनस बी आ रहा हो, तो उसमें आपको जो है आंसर को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि कौन सा वाला बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और इसको करेंगे तो प्लस माइनस बी वाई प्लस ए वाई और ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ये दोनों को तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको हर ऑप्शन में वाई स्क्वायर माइनस ए बी, वाई स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब पहला और लास्ट का। ये जो बीच वाला दो है, सिर्फ इसमें आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है जिससे कि आपका आंसर आ जाए। मतलब ये आपका तो मल्टीप्लिकेशन है, बट आपको जो जिस शेप में आंसर दिया हुआ है उस तरह से उसको कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसमें से y कॉमन निकाल लेता हूँ, सपोज़ कीजिए अगर मैं y कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, सिर्फ y कॉमन निकाला आपने और इस वाले को इधर कर दिया, ए वाई को पहले कर लिया और माइनस बी वाई को पहले बाद में कर लिया, क्योंकि ये प्लस वाला था तो प्लस वाले को मैंने ए वाई को प्लस वाले को इधर कर दिया, माइनस बी वाई को उस तरफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या किया, y को कॉमन निकाल लिया और ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ये ए वाई और बी वाई में से y कॉमन निकाल लिया, नीचे a माइनस बी कर दिया। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये ऐसा ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर ए माइनस बी वाई ए बी। ठीक है, देखिए हमारा ये ऑप्शन डी जो है आ गया है। मैंने यहाँ पे इसको चेंज क्यों किया कि मुझे एक्चुअल में b माइनस, अगर मैं y निकालता तो माइनस बी, अगर डायरेक्ट इसमें से अगर मैं निकालता तो देखिए क्या होता, माइनस बी और प्लस ए टाइप का ऐसा आता। तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो जब भी आपको फैक्टराइजेशन करना है या कभी भी इस टाइप के फॉर्मेट में लिखना है तो हमेशा हमारा लुक कैसे होना चाहिए, a माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैथमेटिकली दोनों इक्वल है, माइनस बी प्लस ए लिखें या a माइनस बी लिखें दोनों इक्वल है, बट लिखने का जो तरीका होना चाहिए हमारा a माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, तो बस मैंने वही किया, ऑप्शन अपने आप आ गया है ना। तो इसका हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी पॉलीहेड्रन यूलर्स फॉर्मूला इज। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। यूलर्स फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशनल फिगर्स जो है 3 डायमेंशनल चैप्टर्स है आपके, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली। अब इससे पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी था, बट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है आपको। पिछला वाला क्वेश्चन भी टफ नहीं था, उसमें भी आपको सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं उसके वैल्यू दिए हुए थे तो निकालना था। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इजी थे, जिसको भी ये फॉर्मूला आता होगा तो काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग को जो याद है वो क्या है, f माइनस ई प्लस वी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, f क्या था, नंबर ऑफ फेसेस, e नंबर ऑफ एजेस और v नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, जो पॉलीहेड्रन है हमारा बेसिकली। तो अगर हम लोग इसमें चेक करेंगे तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट बैठेगा, क्योंकि इसमें e माइनस में e माइनस में है और बाकी f और v जो है वो पॉजिटिव, बस इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था ये। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27, द फैक्टर्स ऑफ, मतलब इसका फैक्टर निकालना है आपको। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बेसिकली मैं अभी जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में था, मैं उसका क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें जो बेचारे सॉल्यूशन इसका निकालने का बहुत कोशिश किया है, उसने क्या काम किया, ये जो 4 ऑप्शंस हैं उस चारों को उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया पहले। ठीक है, जैसे ये है a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, इसको उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। उस तरह से उसने चारों को मल्टीप्लाई करके देखा, जो वाला ऑप्शन आया है उसने उसको देख लिया कि इस चारों को मल्टीप्लाई करने से किस वाले में ये आ रहा है। बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फैक्टराइजेशन में इतना मतलब इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है। अगर आप में से किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन के ऊपर एक चैप्टर इसकी वीडियो डाली हुई है, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होगा। फैक्टराइजेशन के जो बेसिक 4 स्टेप, बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आप एक बार उस वीडियो को देखिए, उसमें 4 स्टेप्स बताए हैं मैंने कि आप किसी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपका क्या अप्रोच रहेगा। तो बहुत इजीली 8, 9, 10 आपको ये 3 साल फैक्टराइजेशन का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मेथड जो है सब में सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बट मतलब ये जो 4 मैंने मेथड बताए हैं फैक्टराइजेशन के, आपको हर क्लास में वो काम आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो।
और इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। देखिए ये सिर्फ वन लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ वन लाइन का क्वेश्चन है। आपको फैक्टराइजेशन में जो थर्ड मेथड, मैंने जो 4 मेथड बताया था उसमें से जो थर्ड प्रोसेस बताया था मैंने आपको, जो वीडियो में बताया हुआ मैंने थर्ड प्रोसेस, वो है आपका यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आपको आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और बेसिकली आपको यही आइडेंटिटी याद रखना है। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास 8 के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। बेसिकली ये वाला आइडेंटिटी मेन हमारा यूज़ होता है फैक्टराइजेशन में। मतलब कि अगर कोई भी इस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो आप उसको उसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर ए माइनस बी। ये तो बेसिकली एक्सपेंशन है। इसमें क्या है, आपको ये वाले से ये वाला लाना हो सकता है कि अगर ये दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये लिखा, आपको ये नज़र आ गया, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये नज़र आ गया, ठीक है, तो आप बहुत लकी हैं, आप उसको डायरेक्ट ये लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मुझे इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, देखिए आप इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट देखिए। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो उसको 100% ये दिखेगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, तो वो तो इसको लिखना चाहेगा ना कि सर मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। अब जिसको ये वाला चीज़ याद रहेगा कि सर अगर मुझे दो नंबर्स का, 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर का डिफरेंस पता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा a है और c जो है हमारा समझिए b है। तो a माइनस बी, तो ये पूरा जो पार्ट है ए स्क्वायर मानेंगे और ये क्या है, बी स्क्वायर है। तो हम लोग पहला फैक्टर a माइनस बी, दूसरा फैक्टर a प्लस बी लिख देंगे, है ना। तो a माइनस बी, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी, और दूसरा फैक्टर a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, दैट इज a माइनस बी लिखा और a प्लस बी लिखा, बस। तो ये आपका जो है सिर्फ 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी है आई थिंक, है ना, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक बार आप लोग फैक्टराइजेशन का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपको मिनिमम जो है एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और रिवर्स प्रोसेस ना करें, एटलीस्ट एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम में आप लोग रिवर्स प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भूल जाएं। ये हमारा जो है ये बिल्कुल लास्ट हथियार है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ कि आपको रिवर्स प्रोसेस यूज़ करना पड़े, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के से पहले ही, आप मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही आप ये मान के चल लें कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। ये सिंपल से कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है इसको बस। ठीक है, रैशनल नंबर का कैलकुलेशन है बेसिकली आपका ये। अब स्टूडेंट देख रहे होंगे क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी एक बार एक नज़र मार लेना है क्वेश्चन पेपर में कि आपका जो है कितने क्वेश्चन ईजी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आप जिस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, उन क्वेश्चन को पहले अप्रोच करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए पहले तो ये माइनस वाला झमेला खत्म कर देना है। देखिए यहाँ पर एक माइनस है और इसमें और कोई माइनस नहीं, एक यहाँ माइनस है। ठीक है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस आंसर आने वाला है। तो माइनस के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, इनका जो मल्टी प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, है ना। और इसको आप जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 21 और ये 7 7 कट जाएगा और 5 4 × 20 और ये 4 4 कट जाएगा। तो बस ये हो जाएगा 16/9 और तो नहीं कटेगा, है ना। और प्लस 16 ये पहले ही बता दिया था। देखिए ऑप्शन में दोनों है, प्लस 16/9 माइनस 16/9, तो आपका प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला सवाल है हमारा, स्टैटिस्टिक्स से बेसिकली ये क्वेश्चन है।
द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड। देखिए, अगर किसी को डेफिनेशन याद है तो वो तो डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा, इसमें आपको ना कोई कहीं कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, मीन और मीडियन ये दो तो डिफरेंट चीज़ है, आपको पता ही है। मीन मीडियन मोड वो बिल्कुल अलग है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब इस जो डेफिनेशन है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। बस किसी किसी को इस दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि रेंज और क्लास साइज में कन्फ्यूज कर सकते हैं बच्चे। तो देखिए, जो रेंज होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेंज हम लोग बोलते हैं कोई, सपोज कीजिए आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, इस तरह से कोई डेटा कलेक्ट किया आपने 1, 5, 4, 2, 10, ठीक है, ये आपने कोई डेटा इकट्ठा किया कहीं से, ठीक है, किसी टाइप का कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई डेटा आपने कलेक्ट किया। तो 1, 5, 4, 2, 10, इसमें जो आपको हाईएस्ट डेटा जो मिला, ठीक है, जो हाईएस्ट मिला हमारा कितना मिला, ये 10 मिला, और जो लोवेस्ट मिला वो कितना मिला, 1 मिला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज 10 - 1 = 9। तो 9 हमारा जो क्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है रेंज। अब दूसरा चीज़ आ गया आपका क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, बेसिकली जब आप टेबल बनाते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं आप, तो क्लास जो है, क्लास देखिए, क्लास ये किसी स्कूल का क्लास नहीं होता है। क्लास बेसिकली कैटेगरी से हमारा यहाँ पे रिलेशन है कि कैटेगरी क्या है। सपोज कीजिए आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है और उसमें आप चाह रहे हैं कि आप उसको एक कैटेगरी में रखें, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 5 से 10, 10 से 20, ठीक है, सॉरी ये इंटरवल सेम होना चाहिए। 5 से 10 लिया तो 10 से 15, 15 से 20, ये इस तरह से। सपोज कीजिए आप किसी कोई विलेज का के बच्चों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि उसमें 5 से 10 साल के कितने बच्चे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपने लिखा 5, फिर 10 से 15 साल वाले बच्चे कितने, ये आपने लिखा 11, 15 से 20 साल वाले बच्चे कितने, ये आपने लिखा 18, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब इसमें 5 से 10, तो 5 आपका लोअर लिमिट है और 10 आपका अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है वो होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हर केस में देखिए ये फिक्स्ड होगा, ये 5 ही आएगा, ठीक है। इस केस में हमारा अगर 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा सारे डेटा के लिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिस कैटेगरी में आप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाह रहे हैं उसका है। और ये रेंज जो है आपका, जो आपने टोटल डेटा इकट्ठा किया है उसमें आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है और लोवेस्ट वैल्यू क्या आई है, उसका डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा है वो रेंज जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने एग्जैक्टली वही पूछा है कि द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये सॉलिड फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस, मतलब एक कोन और एक क्या है हमारे पास दूसरा सिलेंडर। तो आपको कोन और सिलेंडर याद होगा, कोन किस टाइप का होता है, ऐसा, ठीक है, ये कोन का शेप होता है ना, और सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है, सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो कह रहा है दोनों की हाइट सेम है। इसकी हाइट कहाँ से लेते हैं हम लोग, ऐसे लेते हैं सेंटर से, इसकी भी हाइट ऐसे सेंटर टू सेंटर, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला दोनों का सर्कल मिलाते हैं, तो ये हाइट है बेसिकली ना। इसका भी एच मान लेते हैं हम, और इसका भी, इस केस में भी एच, दोनों की सेम है, सेम हाइट एंड सेम रेडियस, रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो रेडियस हमारा क्या होगा, बेस का इसका ये हो जाएगा आर, और इसका भी ये आर होगा, तो इसको भी आर ही होगा, ठीक है। तो क्या बोला आपको, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेसिकली दोनों के वॉल्यूम को आपको कंपेयर करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर इसकी जो है पैरामीटर्स इस तरह से आर और एच है, तो कोन का जो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम है। उसी तरह से हमारे पास इसका वॉल्यूम, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर एरिया होता है बेसिकली सर्कल का, उसमें आप h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब आपको दोनों को इसको कंपेयर करके बताना है। देखिए मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ, VC अगर मैं लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ, देखिए यहाँ इस वाले पोर्शन में देखिए आप, ये जो पूरा पार्ट है 1/3 के अलावा पूरा जो पार्ट है वो क्या है, वो देखिए वो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ दोबारा से इस तरह से 1/3, बाकी वाले जो पार्ट है वो तो इक्विवेलेंट है इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, लिख देता हूँ पूरा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ CY सिलेंडर। ठीक है, तो क्या हो गया, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के 1/3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो क्या है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन था बेसिकली, ये 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमयू में, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हम लोग जो है मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए डालूं, कोई और सीरीज़ स्टार्ट करूं 2020 का 21 का। ठीक है, और बाकी जो है क्लास 8 की रेगुलर वीडियोस जो है आपको मिलते रहेंगे, आप उनको देखें और अपना प्रिपरेशन का जो एक स्टैंडर्ड इस तरह से बनाए कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आप उसके जो सिलेबस है उसको कवर करें। ठीक है, जैसे कि अगर आपने क्लास 9 के लिए आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 8 का जो जैसे कोई भी आप बुक पकड़ लें, ठीक है, जैसे मैथ के लिए आपने RS अग्रवाल पकड़ा तो ठीक है, RS अग्रवाल को आप पहले कंप्लीट पढ़ लें। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लें एक बार। जैसे अभी ये टाइम आई होप कि 80% सिलेबस सबका कवर हो चुका होगा, तो आप क्वेश्चंस जो है अब उलटना शुरू कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का। सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर देखें, उससे आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा, उसका स्टैंडर्ड पता चलेगा कि किस लेवल का वो क्वेश्चन पूछते हैं और किस वाले एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़रूर देखें और उससे आपको आइडिया लगेगा। फिर आप दोबारा से वापस से जो है अलग अलग टाइप के डिफरेंट जो है प्रैक्टिस सेट्स को तैयार करें। मैं कोशिश करूँगा कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी डालने का। ठीक है, तो इस वीडियो के रिस्पॉन्स से मुझे आइडिया लगेगा कि जो है स्टूडेंट्स कितना पसंद कर रहे हैं, कितना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।